अच्छा बेटा जी, देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें उसने कहा है कि आप बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बनाएं। बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बनाने से पहले आपने जिसका डेटा का बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बनाना है, उसका Q1 Q2 Q3 लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल लिख लेना है, मैक्सिमम मिनिमम लिख लेना है। ये देखें कि इस क्वेश्चन में पी और दो क्यू आर टू कंट्रीज, उनका मैंने जो है वो मैक्सिमम मिनिमम लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन सारा कुछ लिख दिया। अब मैं इसका आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमने एक नंबर लाइन बना लेनी है। आप ये देखें कि फॉर बोथ द वी विल कंसीडर बोथ द डेटास, और उसके अंदर जो है मिनिमम वैल्यू जो है दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 51 है, सबसे बड़ी वैल्यू 105 है। तो उसके हिसाब से हम नंबर लाइन के ऊपर जो है वो मार्क कर लेंगे 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। ये जी मैंने मार्क कर ली। अब मैं जो कंट्री पी है उसके Q1 Q2 और Q3 पर लाइन लगाऊंगा। पी पहले बना लेते हैं। 84, 84 और 94, 98। ये लाइन बना, ये Q1 Q2 Q3 बन गया। इसको आपने एक बॉक्स बना देना है इसके ऊपर इस तरह। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है उसको आपने मार्क करना है। मैक्सिमम वैल्यू इज 105, sorry, minimum, yes, maximum value is 105 and minimum value is 74। ये मैंने उसके डॉट्स बनाने, और इन डॉट्स को आपने बॉक्स के साथ ज्वाइन कर देना। बॉक्स के अंदर से लाइन नहीं क्रॉस करनी, बस बॉक्स के एंड से ज्वाइन कर देना। ये जी कंट्री पी का बन गया, और आपने लेबल भी कर देना है आगे, ये कंट्री पी है। उसके बाद इसी सिमिलर फैशन में हम कंट्री क्यू का बनाएंगे। 73, 78 और 88 पे हम लाइंस बनाएंगे। 73, 73, 78, 88। ये जी उसके ऊपर मैंने बॉक्स बना दिया। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं मार्क करूंगा। मैक्सिमम वैल्यू इज 105 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 51, और इन पॉइंट्स को मैं उसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। ये बेटा कंट्री क्यू के लिए बन गया। इसको लेबल जरूर करना है ताकि जो आपका कस्टमर है जब उसको इस डायग्राम को देखे तो उसको पता हो कि पी कौन सी जो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट है किसको शो कर रहा है। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है ना, देखें ये जितना भी स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हैं, आपने अपने बिजनेस का डेटा जो है अपने क्लाइंट्स को शो करना है। तो जितना ज्यादा वाजिया होगा डाटा क्लाइंट के लिए, उसको समझने में आसानी होगी। ये बेटा जी बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट है। अब इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है, ये सेकंड पार्ट था, इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है मेक टू कमेंट्स अबाउट दिस। अब ये देखें कि जो कंट्री क्यू है ना, उसकी 51 1 से स्टार्ट होता है और 105 पे खत्म होता है। कंट्री क्यू 74 से 105 तक है। तो जो
वेरिएशन है ना क्यू के अंदर इज मोर देन दैट ऑफ पी। तो एक कमेंट हम लिखेंगे, वेरिएशन इन क्यू इज मोर देन दैट ऑफ पी। एक तो ये हो गया। नंबर सेकंड, एक और अगला कमेंट मैं लिखूंगा। देखें जी, जो क्यू है उसका राइट वाला बॉक्स बड़ा है, तो क्यू इज पॉजिटिवली स्क्यूड। पी का लेफ्ट वाला बड़ा है, पी इज नेगेटिवली। ये मैं सारी चीजें बता रहा हूँ जो इस डेटा के अंदर से मैं नोट कर सकता हूँ, नेगेटिवली स्क्यूड। आप ये देखें कि जो मीडियन है वो क्यू का बड़ा है और पी, क्यू का छोटा है और पी का बड़ा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन एवरेज द वैल्यूज ऑफ क्यू आर ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ पी। यानी कि जो मेरा सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, मीन मीडियन मॉड होता है। तो जो मीन क्यू का है वो बड़ा है पी से, तो पी में जो लोग हैं उनका जो डेटा है वो बिगर डेटा है। ये है बेटा जी इसका बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट का। बेटा जी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें उसने कहा था रीजन बता पूछी थी, तो देखें, मीडियन इज 47, mod is 40 and 40 is the lowest value which cannot represent all the numbers in the data। और जो है वो जो बेटा जी ये है मीन है दैट इज 73.1 एंड विच इज द सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। 352 है एक वैल्यू और उससे छोटी है 71.3। तो बात ये है कि दोनों जो है वो एक लोएस्ट वैल्यू है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, which doesn't represent all the values in the जो है वो डेटा। तो बेटा जी ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, लेकिन लोएस्ट और हाईएस्ट का आपको जिक्र करना चाहिए कि मॉड इज द लोएस्ट वैल्यू एंड मीन इज द सेकंड हाईएस्ट। डेटा को जब लिखा करें ना तो हमेशा रेंज करके लिखा करें आप। ठीक है, आपने लिखा हुआ है, पहले ही आपको रेंज कर देना चाहिए था। शाबाश। तो जी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये होता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम विड्थ निकालते हैं, क्लास विड्थ फाइंड आउट करते हैं। वो मुझे कहीं पे नजर नहीं आ रहा, वो उसका फॉर्मूला अगर आपने किया है तो उसको मेंशन करें और उसकी वर्किंग आपने शो करनी है इसके अंदर। वैसे किया आपने, ठीक हुआ है। वो जरा फॉर्मूला मुझे बता दें कि क्या है, अगर आपको नहीं आता तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा बेटा जी, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर आपने इसका निकाल लिया है, एक्स का मीन निकाल, ए की वैल्यू निकाल ली है। अब ये जो नीचे आपने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट किया है, इसको स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड आउट करते हुए आपने जो एक्स माइनस ए की वैल्यूज हैं उनको यूज किया है और आपने एस टी निकाल के क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब एक तो ये बात है कि ये न्यू सेट ऑफ वैल्यूज का मीन बन रहा है क्योंकि आपने एक्स माइनस ए को यूज किया, उसके पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज थी उसमें से उसने जो है वो ए माइनस किया, 12 माइनस किया, जो न्यू सेट बन गया वैल्यूज का उसका सम और उसके स्क्वायर्स का सम उसने दिया हुआ है। अब बात यह है कि आपने जो डेविएटेड वैल्यू है ना, यानी कि एक्स माइनस ए, उसको यूज करते हुए आपने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया। तो ये एक्स का कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करें। अगर आपको नहीं आता तो बताएं, मैं आपको बताऊंगा
कि ये इसके बराबर क्यों है, क्योंकि अगर आपको आता है, जो भी आपकी सोच है उसके मुताबिक आप ठीक एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मैं आपकी जो सोच है उसको अपने तरीके पे चलाने की कोशिश नहीं करूंगा जिस तरह मैं क्वेश्चन करता हूँ। और यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है कि ये x माइनस ए का स्टैंडर्ड डिवीजन है या x का स्टैंडर्ड डिवीजन है। एस टी के नीचे छोटा सा लिख देते हैं x या x माइनस ए। ये आपने एक्सप्लेन करना है बेटे ने, बाकी क्वेश्चन ठीक है बेटा। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपने ओल्ड और न्यू बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ना आपने कमेंट करना है अपने कॉन्सेप्ट को कि जो न्यू है उसको आप लिखा करें y, यानी कि x माइनस 130 को आप y लेट कर लेंगे, तो न्यू को आपने y से डिनोट करना है या t से डिनोट करना है। सम y इज इक्वल टू माइनस 287 एंड वी वांट टू फाइंड सम y स्क्वायर। मीन आपने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया। देखें, एस टी जब आपने निकाला है तो आपने जो सम ऑफ स्क्वायर्स किया है वहां पर आपने न्यू रख दी है, लेकिन मीन आपने ओल्ड रख दी है, तो इस वजह से आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला सही तरह फिट नहीं हुआ। अगर आपने न्यू वैल्यूज का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो आपको मीन भी न्यू का यूज करना पड़ेगा, और अगर ओल्ड का निकालना है तो मीन भी ओल्ड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसको करेंगे तो आपका 3.-3.5 यूज करेंगे न्यू का मीन, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ये आपकी जो है मिस्टेक है इसके अंदर। बेटा जी ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसके अंदर सेकंड पार्ट में उसने वेरिएंस मांगा, आपने एस टी निकाल दिया। अगर हम एस टी का स्क्वायर कर लें तो वेरिएंस आ जाता है, और यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपने एस टी न्यू का निकाला है या ओल्ड का निकाला है, और न्यू और ओल्ड आपस में क्यों इक्वल है। और थर्ड पार्ट के अंदर बेटा जी आपके पास उसने मीन बता दिया है, जो न्यू मीन है। 10 वैल्यूज हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सम ऑफ अमाउंट फॉर द 10 अपार्टमेंट्स। तो 9 का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को उसके साथ जो है 22.9 को आप 9 के मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा उसका। देखिए बेटा जी इसके अंदर वो थोड़ी सी कैलकुलेशन रॉन्ग थी, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें कि जो ओल्ड मंथली आपके पास रेंटल प्राइस है मीन, वो 22059 के लिए है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सम ऑफ अमाउंट फॉर द 9 अपार्टमेंट्स। तो 10 का मीन भी उसने दिया है 2120.50, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यू विल गेट द अमाउंट फॉर द 10 अपार्टमेंट्स। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो जो एडिशनल अपार्टमेंट है आपके पास उसका रेंट आ जाएगा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये आपका डेटा है आपकी फैक्ट्री का, आपने रिप्रेजेंट करना है अपने कस्टमर्स को। तो जब आपने इस डाटा को बॉक्स एंड विस्को प्लॉट में लिख दिया, लेकिन आपने नीचे की नहीं लिखी कि इसको डिकोड कैसे करना है, तो आपके कस्टमर्स जो है उनको समझ ही नहीं आएगी। तो मेरा बेटा आपने नीचे की लिखनी है जरूर, और ताकि आपके कस्टमर्स उस पर की जरूर लिखनी है। और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है मैंने आपको ऊपर बनाना सिखा दिए, इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा बेटा जी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर जो फी है उसमें 4 टाइम्स रोलर कोस्टर जो है वो यूज की है, वाटर स्लाइड 2 टाइम्स यूज की है, और रिजॉल्विंग ड्रम जो है वो 0 टाइम्स यूज किया है। पार्ट नंबर 1 में कहता है कि द मीन कॉस्ट ऑफ द फ्रीज rides is 2.50 and the standard deviation of the cost of fees ride is 0। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का होता है मतलब होता है हटना मीन से। स्टैंडर्ड क्या है? मीन।
वैल्यूज मीन से कितनी दूरी पर है। अब ये है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0 है, तो वैल्यूज की मीन से दूरी नहीं। यहाँ पर मीन क्या है, 2.50। इसका मतलब ये है कि हर वैल्यू 2.50 है। अगर कुछ वैल्यूज 2.5 से ऊपर होती, कुछ नीचे होती, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होती। जब हर वैल्यू की मीन के इक्वल है, तो मीन से जो डिफरेंस है 0 हो गए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 हो गए। तो इसके इसलिए जो रोलर कोस्टर है और जो वाटर स्लाइड है, दोनों की जो पर राइड कॉस्ट है वो 2.50 है, क्योंकि मीन से जो है डिफरेंस ही 0। अब जो सेकंड पार्ट है उसको मैं करके देता हूँ। अब वो कहते हैं द मीन कॉस्ट ऑफ ग्रामिस राइट इज 3.76, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ग्रामिस राइट। अच्छा जी, मीन कॉस्ट दिया हुआ है। हमने सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारे पास रोलर कोस्टर और वाटर स्लाइड तो मौजूद है। कॉस्ट हम रिजॉल्विंग ड्रम की कॉस्ट निकालेंगे। तो रोलर कोस्टर की ग्रैमी ने यूज्ड वंस, तो 1 into कॉस्ट उसकी 2.5 है। वाटर स्लाइड 3 टाइम्स यूज किया और उसकी कॉस्ट जो है 1.25 है। और जी जो रिजॉल्विंग ड्रामा 6 टाइम यूज किया, लेकिन हमें उसकी कॉस्ट नहीं पता। दिस वन शुड बी इक्वल टू 3.76 into 10, यानी कि टोटल 10 राइड्स हैं और मीन 3.76 है, तो सम ऑफ वैल्यूज कितना होगा, 3.766। यहाँ से एक्स की वैल्यू 4.6 आ गई। उसके बाद कहते हैं कि फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ग्रेमिस राइट। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमें टेबल जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे, कॉस्ट का हमने निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो एक्स कॉस्ट होगी 2.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। फिर 2.5 फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 वाटर स्लाइड के लिए। फिर कॉस्ट कितनी है 4.6 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। यहाँ पर हम कॉलम जनरेट कर लेंगे एफ एक्स के, 2.5, 7.5 एंड 6 को 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27.6। अब हम एफ एक्स स्क्वायर जनरेट करेंगे। ये पहला हो जाएगा जी 6.25, लास्ट वाला हो जाएगा 27.5 इंटू 4.6, 126.96। और जो हो जाएगा दरमियान वाला वो हो जाएगा 6.25 इंटू 3, 18.75। हम यहाँ पर सम कर लेंगे कॉलम्स की। ये बेटा जी 151.96 आ जाएगा। अब हम जो है फॉर्मूला लिखेंगे एस टी का। एस टी का फॉर्मूला होता है सम एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम एफ माइनस मीन स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 151.96 डिवाइडेड बाय टोटल राइट्स कितनी है 10 माइनस मीन।
3.76। कैलकुलेटर यूज करते हुए बेटा जी इसका आंसर आएगा 1.0। ये बेटा जी इस तरह क्वेश्चन को है। अच्छा बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है देयर आर 5,000 schools in a certain city. The cumulative frequency table shows the number of pupils in a school and the corresponding number of schools. नंबर ऑफ pupils लेस देन इक्वल टू 100 उसने दे दिए हैं, बताए हुए ये सारी चीजें बताई हुई। कहते हैं ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ विद a scale of 2 centimeter to represent 100 people on the horizontal axis and 200 centimeter to represent 1000 on the vertical axis. अब हम इसके मुताबिक जो है वो बनाते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 वाई एक्सिस के ऊपर, और 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1000 स्कूल ऑन द वर्टिकल एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है 2 सेंटीमीटर पे 100 है। 100, 200, 300, 400, 500, 600। ये बेटा जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन गया। अब हमने वर्टिकल एक्सिस बनाना है। बेटा जी 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1000 स्कूल्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ये 5000। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है इसके अंदर जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो बेटा अपर क्लास बाउंड्री कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। इसके अंदर उसने ऑलरेडी जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो अपर क्लास बाउंड्री है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके दिया होगा कैसे। अब 100 से कम कितने स्टूडेंट्स स्कूल्स हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 200। 150 से कम कितने 800, यानी कि जो जब हमने लेस देन इक्वल टू 150 का है तो 100 वाले बीच में शामिल है। जब लेस देन 200 कहेगा तो वन लेस देन 150 वाले भी बीच में आ जाएंगे और लेस देन 100 वाले भी आ जाएंगे, यानी कि डाटा को एक्यूमुलेट कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है, कलेक्टिवली डाटा का आंसर दे रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट बन जाएगा 100, 200। इसके मुताबिक 100, 200। दूसरा क्या बन जाएगा 150, 800। इस तरह हम कोऑर्डिनेट्स को लेके चलते हैं और इनको हम ड्रॉ करते हैं। 100, 200 ये लें जी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होगा 500 होगा, बिल्कुल मिड में क्या होगा 250 होगा। तो हमने 250 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 150 पे 800 है, यहाँ पर आ जाएगा। अब 250 पे 200 पे
1600 है ये वाला, 200 पे 1600 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो 250 पे 2100 है यहाँ पर आ गया। अब 350 पे 4100 है, फोर फिफ्टी पे 4700, और 600 पे 5000 है। ये जी हमने मार्क कर दिया। अब हम इसको एक कर्व, स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे। आप ये देख सकते हैं। और फाइनली हम इसको जीरो से ज्वाइन कर देंगे। अगर ना भी जीरो से ज्वाइन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जी हमारा बन गया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया है। ठीक है जी। कहते हैं कि यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन। मीडियन क्या होती है? विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5000 है। 5000 का हम 50% निकाल लेंगे। ये 2500 बन गया। अब फ्रीक्वेंसी 2500 आ गई है। 2500 से हम नीचे आके देखेंगे। ये तकरीबन बनता है 270 के करीब बन जाता है। 265, 270। तो मीडियन हमारा आ गया जी। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उसमें ज्यादा वाज़ेह आपके पास आ जाएगा। तकरीबन 270 बन रहा है। 270, 265 ये है जी। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 80% ऑफ द स्कूल हैव मोर देन n pupil। यानी कि 80% के पास n से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 80% के पास n से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मोर देन n pupils। बेटा जी सेकंड पार्ट है, कहते हैं कि 80% ऑफ द स्कूल्स हैव मोर देन n pupils। तो 80% ऑफ द स्कूल्स, तो हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी का निकाल लेते हैं 80%। ये 4000 बन रहा है बेटा जी। अब 4000 में से आपने क्या करना है? ये 4000 वो लोग हैं बेटा जी जो एक खास नंबर n से ऊपर है। तो इससे नीचे कितने लोग होंगे? इससे नीचे 1000 लोग होंगे। 1000 लोग हैं। तो आपने 1000 से नीचे आके से देखना है। फ्रीक्वेंसी 1000 आ गई, उसे नीचे आके देखना। ये तकरीबन 160 बन रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 का जो आंसर है वो 160 है। यानी कि 160 अगर इसकी वैल्यू है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो 80% स्कूल जो हैं वो क्या हैं? उससे ज्यादा है। अब थर्ड पार्ट में कहता है कि फाइंड हाउ मेनी स्कूल्स हैव बिटवीन 201 एंड 250 प्यूपल्स। यानी कि 201 और 250 के दरमियान में प्यूपल होने चाहिए। तो ये उसने एक्स की वैल्यूज दी हुई है। तो टी 201 से हम ऊपर जाएंगे और 250 से ऊपर जाएंगे और उसके दरमियान हम नोट कर लेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 201 यहाँ से ऊपर गई,
और 250 से ऊपर जाना है। इसके दरमियान वाला पोर्शन हमने देखना है। ये पोर्शन बनता है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज नोट कर लें। 201 पे कितनी वैल्यूज हैं? तकरीबन है जी 1650 कर लें। और 250 पे कितनी वैल्यूज हैं? 2100 है, वो टेबल से भी नजर आ रही है। इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 350। तो जो पार्ट नंबर 3 है उसके बेटे आंसर है 350। अब अगर 4 में कहता है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन नंबर ऑफ प्यूपल्स पर स्कूल। अब ये हम किस तरह करेंगे? अब हम इस डेटा को ग्रुप डेटा में चेंज करेंगे। देखें, 0 से लेके जो 100 तक है उसके दरमियान में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 है। और उसके बाद बेटा जी जो 100 से लेके 150 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये देखें, ये जो डेटा है आपके पास, ये क्या है? लेस देन 100 का है। ये क्या है? लेस देन 150 का है। अगर लेस देन 150 में 100 वाले भी शामिल है, यानी कि अगर हम 800 में से 200 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी विच इज इन बिटवीन 100 एंड 150। तो यहाँ पर आ जाएगा 600। दोबारा सुने बेटा, 100 से कम, 100 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है? 200 है। और जो है 150 से, यानी कि 0 से लेके 100 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 200 है। और 0 से लेके 150 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 800 है। इसके अंदर 0 से 100 वाले भी शामिल है। 0 से 100 में कितने हैं? 200 फ्रीक्वेंसी है। और फिर 100 से 150 में कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? क्योंकि टोटल 800 है, यहाँ पर 600 आ। इसी तरह हम आगे जो है निकालेंगे 150 से लेके 200। 150 से 200 कितना हो जाएगा? 1600 माइनस 800, 800। फिर 200 से लेके 250 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2100 माइनस 1600, 2100 माइनस 1600, ये बन जाएगा जी 500। फिर 250 से लेके 350 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4100 माइनस 2100, 2000। फिर 350 से लेके 450 के दरमियान में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4700 माइनस 4100। और फिर 450 से लेके 600 के दरमियान में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5000 माइनस 4700, 300 आ गया। अब हम यहाँ पर x निकालेंगे। 0 और 100 का मिड पॉइंट क्या निकला आएगा? 50। फिर 100 और 150 का मिड पॉइंट निकालेंगे। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 125। फिर 150 और 200 का निकालेंगे। 150 और 200 का कितना बन गया बेटा जी? 175। फिर नेक्स्ट 225। फिर नेक्स्ट 300। फिर नेक्स्ट 400, मिड जो है इसका। और ये बन जाएगा 525। अब हमने एक कॉलम जनरेट करना है एफ एक्स का। ये कितना हो जाएगा? 10,000। इसी तरह मल्टीप्लाई करवा के सारे कॉलम्स को
सारे जो हैं वो एफ को पॉपुलेट कर लेते हैं। देखिए बेटा जी, ये मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं सारे। ये मल्टीप्लाई करवा दिया एफ को। हम इस पूरे एफ का जो है वो टोटल कर लेंगे। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा और फिर हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, सम एफ एक्स ओवर सम एफ, और हमारे पास इसका मीन आ जाएगा। अच्छा बेटा जी, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आपने मुझे बतानी है, और फिर हम एक ऑनलाइन क्लास भी रख सकते हैं, उसमें मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा।